नमस्कार आप सभी को। आज पहली बार मैं एक स्टोरी टेलिंग के लिए आया हूँ और छोटी सी कहानी है। इसका नाम है तारा। घरे आजा घिरे आए बदरा सावरिया, घरे आजा घिर आए। सुबह की हल्की रोशनी में तारा यही गुनगुना रही थी। ना बादल थे, न सावन था और ना ही थी उनके आने की गुंजाइश, पर फिर भी ये गीत तारा की आंखें भर आए। ना जाने आखिर वो क्या छुपा रही थी। मुझको देख वो गाते गाते रुक गई, मानो जैसे बरसात के बीच अचानक धूप निकल आई हो। मैंने तारा को आवाज़ लगाई, तारा तारा, सुबह सुबह किसको बुला रही हो? तारा अपनी चुन्नी से आंखों को पोंछते हुए बोली, अरे बस ऐसे ही गा रही थी। आज सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है ना, और ये हल्की गर्म हवा एक अलग ही खुशबू लाई है। तारा बातों घुमाने के लिए बहुत कुछ कहे जा रही थी और मैं भी सोच में चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। इतना कहते ही तारा ज़ोर से हंसी, पर ये हंसी उसकी नहीं लग रही थी। मैंने तारा के कंधे को पकड़ा और उसे ज़ोर से खिलाया, पर यह तारा नहीं थी। वो तो बस हंसते ही जा रही थी। उसकी ये हंसी मुझे अब डराने लगी थी। मैं भागती हुई सीढ़ियों से नीचे आई और माँ को इसके बारे में बताने जा रही थी कि माँ सामने से आ गई और हमको देख तारा फिर से गाने लगी और फिर चुप हो गई। जब से हम लाहौर से फिरोजपुर आए थे, तारा बिल्कुल बदल सी गई है। बंटवारे के बाद हम यहाँ अपने ताया जी के यहाँ आ गए। बंटवारे के दौरान लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ। वाहेगुरु का शुक्र है कि ताया जी की मदद से हम जल्दी ही सही सलामत यहाँ आराम से आ गए। पुराना घर याद तो आता है, पर अब तक तो लोगों ने उस पर भी कब्जा कर लिया होगा। यहाँ ताया जी के खेत के पास उन्होंने घर हमको रहने को दे दिया। 1 महीना हो गया है, पर ना जाने ऐसा लगता है जैसे आज ही वापस चले जाएंगे। हम सब इसी नई ज़िंदगी में ढलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर इन सब के बीच तारा के अंदर क्या उथल पुथल चल रही थी मैं नहीं जानती थी। तारा यूं तो हमेशा से चुप और शांत स्वभाव की थी, पर जब से हम यहाँ आए थे न जाने उसे क्या हो गया था। अक्सर सुबह शाम छत की मुंडेर पर बैठे रहती थी और गाती रहती थी। वैसे तो उसको गाते मैंने पहले कभी नहीं सुना था, पर उसका ये रूप मुझे बहुत अलग लग रहा था, जैसे वो कोई और नहीं है। माँ बाबूजी के सामने वो एकदम चुप्पी साध लेती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पता नहीं माँ बाबूजी ने उसका ये बदला रूप महसूस किया कि नहीं। शाम का वक्त हो चला था और तारा फिर से वहीं मुंडेर पे बैठे खामोशी से आंसू बहा रही थी। भला एक 16 साल की लड़की के दिल में आखिर क्या दुख है जो वो इससे इतनी दुखी है। पर उसके पास जाने से मुझको अब थोड़ा डर महसूस होता था। थी तो वो मेरी बहन ही ना, भला मैं उसको दुखी कैसे देख सकती हूँ। आधी रात हुई, मेरी आंख पायल की छनक से उठी। माँ बाबूजी तो कमरे में ही थे, पर तारा वहाँ नहीं थी। मैंने कमरे से बाहर आकर देखा, तारा छत पर अकेले बड़बड़ा रही थी। मैं कमरे में वापस लालटेन लेने जा ही रही थी कि तभी तारा नीचे आ रही थी। उसके पैरों में पायल थी। माँ ने मुझे भी पायल दी थी, पर उसमें घुंघरू नहीं थे, और तारा भी इतनी बड़ी नहीं हुई कि घुंघरू वाली पायल पहन सके। मैंने सुबह माँ के सामने तारा से उसकी पायल के बारे में पूछा तो वो मुकर गई, पर क्योंकि माँ ने भी उसके पैरों में वही पायल देखी, तो माँ ने भी उससे पूछा कि उसे कहाँ से मिली है। तो वो कहने लगी, ये खेत से मिली है माँ। माँ ने उसकी पायल लेकर अपने पास रख ली। फिर कुछ दिनों बाद वो एक सोने का कड़ा अपने हाथों में पहने झाड़ू लगा रही थी। इस बार बाबूजी ने उससे पूछा। बाबूजी बहुत गुस्सा हुए। मार के डर से वो घर से बाहर गई और सामने वाले खेत में दौड़ने लगी। शायद अब माँ और बाबूजी भी उसके इस बदले रूप का पता चल गया था। माँ और मैं उसके पीछे बाहर घर से निकले। खेत में मानो जैसे वो कहीं गायब हो गई। हम जोर जोर से उसकी आवाज़ लगा रहे थे, तारा तारा, पर वो जैसे कहीं खो गई। बाबूजी और आसपास के लोगों ने रो रो कर उसे ढूंढा, पर वो कहीं नहीं दिखाई दी। वैसे तो बंटवारे के चलते आए दिन हर तरफ बुरी खबरें आ रही थी,
और उनको सुन के मन और बैठा जा रहा था, लेकिन ये खबर उससे ज़्यादा दिलाने वाली थी। सुबह से शाम हो आई पर तारा का कोई पता ना चला। बाबूजी भी खाली हाथ घर वापस आ गए। शायद आज पहली बार मैंने उनको रोता देखा था। मुझे जितना गुस्सा तारा पर आ रहा था उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा मुझे आ रहा था अपनी बेबसी पर। मुझे उसकी चिंता हो रही थी। उस रात घर में कोई भी सो ना पाया। अगली सुबह घर पे एक तार आया, कोई पूरन सिंह के नाम से। माँ को पढ़ना ना आता था, मैंने ही चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था कि इस बार दिवाली तक आने की कोशिश करूँगा और साथ ही कुछ 100 रुपये भेजे थे। शायद ये तार यहाँ पर रहने वाले के लिए था। तभी मेरी नज़र तार की तारीख पे गई। ये चिट्ठी 1945 में लिखी गई थी और ये तार भी तुर्की से आया था। मैंने ये सब बाबूजी और ताया जी को बताया। ताया जी पूरन सिंह का नाम सुनते ही खड़े हो गए और उन्होंने बताया कि पूरन सिंह अंग्रेज़ों की फ़ौज में हवलदार था और 1945 में वो तुर्की में हो रही जंग में शहीद हो गया था। उसकी बीवी थी और वो यहीं रहा करती थी। पूरन की मौत की खबर सुन वो तो मानो बावरी हो गई थी और कुछ ही दिन बाद उसकी लाश खेत में मिली। शायद मैं अब कुछ समझने लगी थी। मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, पर ये आखिर हुआ क्या है? तारा का अब तक कुछ भी पता नहीं चला। गांव में सबको पता चल गया कि तारा कहीं खो गई है। मैं, माँ और बाबूजी गुरुद्वारे गए हुए थे वाहेगुरु के सामने अरदास करने। तारा का अब तक कुछ भी पता ना चला था। हम जैसे ही घर वापस पहुँचे, मानो वाहेगुरु ने हमारी अरदास सुन ली हो। तारा आंगन में बेहोश पड़ी हुई थी। माँ ने उसको अपनी गोद में लिया और सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। वाहेगुरु ने हमारी फरियाद सुन ली थी। तारा के हाथ में अभी भी वो सोने का कड़ा था। घर पे वैद्य जी आए और उन्होंने कुछ दवा तारा को दी। कुछ देर बाद तारा होश में आई और वो कुछ ना बोली। माँ ने भी उससे कुछ ना पूछा और ना ही बाबूजी ने। कुछ दिन बीत गए, घर में मानो कोई कुछ बोलता ही नहीं था। तारा अब भी चुप सी रहने लगी और किसी से कुछ ना कहती। एक शाम उसके हाथ पूरन सिंह की वो चिट्ठी लगी, जिसको पढ़ते ही वो जोर जोर से रोने लगी। माँ और बाबूजी भी उसको देखकर उससे पूछने लगे कि आखिर हुआ क्या है, पर वो कुछ ना बोली, बस रोती रही और अचानक बेहोश हो गई। कुछ देर बाद उसे होश आया। बाबूजी और माँ ने उससे पूछा कि वो क्यों रो रही थी, पर तारा ने हमारी तरफ ऐसे देखा जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। शायद हम सब जान गए थे कि असल में क्या हुआ था। उस दिन के बाद तारा ने कभी भी अलग बर्ताव नहीं किया और पहले की तरह वो रहने लगी, लेकिन वो कंगन आज भी उसके हाथ में है। धन्यवाद।